हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की सीरीज चली हुई है। तो देखिए इसमें हम करेंगे जो आपका 2021 का जो एग्ज़ाम था ना, तो उसकी हम सीडीपी इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कई सारे सालों के हम इसमें सीडीपी सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए ना तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इन क्वेश्चंस को। तो देखिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, काले व सफ़ेद, इसमें काले व सफ़ेद कितने कार्ड होते हैं। देखो आपको पता हो, जो रोरसा स्याही धब्बा जो टेस्ट है वो किन्होंने दिया था, हमारे हरमन रोसार जी ने दिया था, है ना। और ये क्यों दिया था, किस चीज़ का टेस्ट होता है ये हमारा पर्सनैलिटी को नापने का टेस्ट होता है ना। व्यक्तित्व को नापते हैं, इससे हम पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। इन्होंने क्या कहा था रोरसा जी ने कि इन्होंने 10 जो है कार्ड दिए थे, 10 में से जो 5 कार्ड थे ना वो तो थे हमारे ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, और जो बाकी के हमारे जो 3 थे वो थे हमारे मल्टी कलर, और जो बाकी के 2 बच गए वो थे हमारे वाइट प्लस में रेड। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले व सफ़ेद कार्ड कितने थे। तो काले व सफ़ेद कार्ड कितने थे, 5 थे। वाइट प्लस ब्लैक कितने थे, 5 थे। 3 आपके मल्टी कलर थे और 2 आपके वाइट प्लस में रेड थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा, वाइट एंड ब्लैक कितने थे हमारे, 5 थे। तो ऑलरेडी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4th आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। देखिए व्यवहारवाद क्या होता है, व्यवहारवाद सिद्धांत कहता है कि कोई भी बच्चा है, कोई भी जो मनुष्य है वो अपने पर्यावरण से सीखता है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेट करके सीखता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला है वॉटसन जी ने बिल्कुल कहा है कि बच्चा क्या है, व्यवहारवाद से सीखता है। स्किनर ने भी कहा है और हल ने भी कहा है, लेकिन फ्रायड जी ने नहीं कहा, क्योंकि फ्रायड का सिद्धांत कौन सा था आपको याद हो, मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड जी ने दिया था। कौन सा दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड जी ने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th आपका ऑप्शन हो जाएगा। फ्रायड जी ने अपना व्यवहारवाद का सिद्धांत नहीं दिया था। फ्रायड जी ने कौन सा दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है। ठीक है, आपको पता होगा इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, उम्र के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग बच्चे की 8 स्टेजेज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है अपने पूरे सिद्धांत को। ठीक है, अगर आप बिल्कुल डिटेल से इरिक्सन का सिद्धांत देखना चाहते हो तो चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। देखिए जो 6 से 12 साल का बच्चा जो होता है, आपको पता है स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले बच्चा इतना क्या है, मेहनत नहीं करता है। ठीक है, कोई क्या है, बच्चा ऐसे खेलता रहता है। 6 साल से पहले का जो बच्चा होता है, 6 साल का बच्चा अपना होता है फर्स्ट क्लास में, है ना। तो यहाँ से क्या करता है, वो मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, एक तरीके से इंडस्ट्री स्टार्ट कर देता है ना, पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद क्या है, अगर बच्चे को मेहनत स्टार्ट कर देता है, अगर वो कुछ काम करता है, अगर वो गलत कर देता है और कोई उसको डांट देता है तो बच्चे में क्या आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। ठीक है, तो जो 6 से 12 साल का बच्चा होता है उसमें कौन से गुण होते हैं इस 6 से 12 साल की आयु के बीच में, तो आपका होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ये 4th आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। जब कोई अच्छा काम करता है, बच्चा मेहनत करता है तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन अगर मान लो बच्चा बार बार सेम गलती कर रहा है किसी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है, और टीचर उसको डांट दे कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, तो बच्चे में क्या होता है, एक तरीके से हीन भावना आ जाती है, इन्फीरियरिटी आ जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिक्रियाएं यानी कि जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कैसा प्रभाव, संतोषजनक, सेटिस्फैक्शन का जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए
ये अपना दिया आपने, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। और कौन सा नियम है ये? प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक जी का प्रभाव का नियम क्या कहता है कि देखो कोई भी जब हम काम करते हैं ना तो हम ये देखते हैं उसका प्रभाव हम पर कैसा पड़ता है। अगर वो प्रभाव हमारे ऊपर पॉजिटिव पड़ता है, अच्छा पड़ता है, देखो हम वही काम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छा लगे, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़े। जो कुछ जिसका प्रभाव हमारे ऊपर नेगेटिव पड़ेगा तो उस काम से हम बचने की कोशिश करते हैं। तो ये अपना थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम था। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, कि हम वो काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर संतोषजनक हो, पॉजिटिव हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है? प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता हैं द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। देखिए, जो प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था? हमारे हल जी ने दिया था, हल ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि जब भी किसी आदमी को क्या मोटिवेशन मिलता है, किसी भी इंसान को प्रेरणा मिलती है किसी भी काम को करने की, तो वह उस काम को बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, अगर किसी भी काम के पीछे अगर हमारी प्रेरणा है, प्रेरणा से हमें क्या मिलता है? एक तरीके का प्रबलन मिलता है ना, मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा अपना? फर्स्ट, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत किन्होंने दिया था? अपने हल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है? देखिए, जो सेल्डन जी ने है अपना पर्सनैलिटी से रिलेटेड, व्यक्तित्व से रिलेटेड क्या सिद्धांत दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो मनुष्य है उनको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, उनकी फिजिक के अकॉर्डिंग, उनके शरीर के अकॉर्डिंग, है ना। और इनका जो सिद्धांत था उसके सिद्धांत का नाम क्या था? प्रकार का सिद्धांत। प्रकार का सिद्धांत का मतलब क्या है? इन्होंने कहा है कि कोई भी मनुष्य शरीर के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। आपको पता होगा वो कौन कौन से हैं? एंडोमॉर्फिक, है ना। एक तो किस में किया था? एंडोमॉर्फिक में किया था। एक किस में किया था? मेसोमॉर्फिक में, मेसोमॉर्फिक। और एक अपना क्या था? एक्टिवोमॉर्फिक। तो देखो ये नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि 3 तरीके के व्यक्तित्व वाले इंसान इन्होंने बताए थे। एंडोमॉर्फिक जो बिल्कुल क्या होता है? मोटा आदमी होता है, अंडे की तरह होता है। मेसो जो बिल्कुल दुबला पतला होता है। और एक्टिवो जो एथलीट टाइप का आदमी होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? और इसके सिद्धांत को क्या बोला जाता था? प्रकार विधि। प्रकार, टाइप, कितने टाइप की पर्सनैलिटी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट आपका सील गुण विधि नहीं दिया इन्होंने, मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं, प्रारूप यानी कि प्रकार का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। यानी कि लर्नर सेंटर्ड यानी कि क्या है? बाल सिद्धांत केंद्रित एक तरीके से, है ना। अधिगम केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। तो देखिए पहला है आपका सहकारी अधिगम, बिल्कुल है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे से सहकार करके पूछना, एक दूसरे के को कोऑपरेट करना लर्निंग में, तो ये विधि तो है। दूसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समाधान विधि, बिल्कुल है, ये भी है। तीसरी व्याख्यान यानी कि लेक्चर, ये विधि हमारे क्या है? छात्र केंद्रित विधि नहीं है। और फोर्थ आपकी प्रयोजना यानी कि प्रोजेक्ट, बिल्कुल है, प्रोजेक्ट बच्चों को देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। हमें बच्चे को लेक्चर थोड़ी ना देना, अगर हम जाकर क्लास में बच्चे को सिर्फ लेक्चर देकर आ जाएं तो बच्चे को क्या है? इतना समझ में नहीं आएगा, ना ही बच्चा उसमें इतना इंटरेस्ट लेगा। तो ये क्या है? हमारी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, 3D थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बताओ किन्होंने दी थी? ये ना इतना अच्छे से मैंने ना एक्सप्लेन कर रखा है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत, बिल्कुल अलग से वीडियो मैंने सेपरेट बनाई थी इसके ऊपर। ठीक है, और एक इन्होंने दिया था अपना, गिलफोर्ड जी ने दिया था, है ना। तो देखिए कहाँ पे है गिलफोर्ड जी? फर्स्ट स्टैनफोर्ड नहीं है, स्टर्नबर्ग नहीं है, स्पीरमैन नहीं है। अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? गिलफोर्ड। 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किन्होंने दी थी? अपने गिलफोर्ड जी ने दी थी। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए इस वाली थ्योरी का तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वृद्धि एवं विकास उत्पाद है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ। इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन आता है सी टेट में, एसेट में, मेरे को इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो जो वृद्धि एवं विकास होता है, जो आपकी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है, वो किसका प्रोडक्ट होता है? पहला है अनुवांशिकता का। देखो अनुवांशिकता का होता है, लेकिन खाली अनुवांशिकता का नहीं होता है। दूसरा वातावरण का भी होता है, लेकिन बिल्कुल अकेले वातावरण का नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का, बिल्कुल ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। अनुवांशिकता का भी और वातावरण का दोनों का मिक्सअप है ना, हेरिडिटी प्लस में एनवायरनमेंट, दोनों का मिक्सअप होकर, दोनों मिलकर हमारा वृद्धि एवं विकास करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड बिल्कुल आंसर ठीक हो जाएगा। अगर आपको जैसे ये अनुवांशिकता दे रखा ना सिर्फ एक ऑप्शन, वो रोंग माना जाएगा। वातावरण भी अकेला रोंग माना जाएगा, दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? देखिए बताइए कौन सा आपका फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को क्या है, इफेक्ट करता है? तो पहला आपका आंसर है भौगोलिक वातावरण। बिल्कुल, देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो उस चीज़ पर, वो चीज़ भी बहुत डिपेंड करती है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पर। ठीक है, हम खाना कैसे खाते हैं, पौष्टिक भोजन, बिल्कुल ये भी होगा, ये भी होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बिल्कुल ये भी होगा। हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शारीरिक विकास में। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से सभी, फोर्थ आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ठीक है, अभिप्रेरक का पूरा वीडियो चैनल पर है, तो फिर भी हम देख लेते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक जो में जन्म से नहीं मिलते हैं। देखिए भूख होती है बच्चे को, जन्म से लगती है कि नहीं लगती है? लगती है, बिल्कुल। नींद बच्चे को आती है जन्म से? बिल्कुल आती है। दर्द प्रियार, क्या उसे पेन का महसूस होता है बच्चे को? ठीक है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या बच्चा पैदा होते जन्मजात अचीवमेंट करने की सोच लेगा? बच्चा कुछ पाने की सोच लेगा? बच्चा पैदा होते ये सोचेगा कि मुझे ये करना है वो करना है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हमारा जन्मजात कारक नहीं है, उपलब्धि हमारा क्या जन्मजात कारक नहीं है, बल्कि क्या है, अर्जित अभिप्रेरक है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, ये वाला फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस तरह में सम्मिलित किया जाता है? देखो सजा से बचने के लिए, द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, हमें पनिशमेंट से क्या बचना है। तो बताइए कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये कौन से स्टेज में आता है, कौन से स्तर पर आता है? ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को पता होगा कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, अपना नैतिकता का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को 3 हिस्सों में बांटा था, है ना। कौन कौन सी? एक तो प्री कन्वेंशनल, जिसको पूर्व पारंपरिक नैतिकता बोलते हैं, है ना, और एक हमारी पारंपरिक जिसको कन्वेंशनल बोलते हैं, और एक उत्तर पारंपरिक अवस्था, है ना। एक पारंपरिक एक तो अपनी होते हैं ये पारंपरिक, है ना, ये पारंपरिक, एक पूर्व पारंपरिक और एक उत्तर पारंपरिक, इन 3 स्टेजेज में बांटा था, है ना। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जो पूर्व पारंपरिक नैतिकता थी वो हमारी कितनी थी? 4 से लेकर 10 साल थी। जो पारंपरिक हमारी अवस्था थी वो हमारी कितनी थी? 10 से लेकर 13 साल तक थी। और जो हमारी उत्तर थी वो हमारी 13+ थी। इनको भी आगे 2-2 हिस्सों में अलग से बांटा हुआ था, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो जो 4 से 10 साल का बच्चा था ना, उसको भी क्या उस स्टेज को भी क्या 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। ठीक है, जिसमें एक क्या थी, सजा या दंड उन्मुखता, यानी कि बच्चा क्या है 4 से 10 साल के जो बीच में बच्चा होगा ना, वो डर से करेगा, सजा से बचने के लिए करेगा। अगर उसको बोलेंगे ना कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो पिटाई हो जाएगी, है ना, तो वो क्या है सजा से बचने के लिए वो काम करेगा। तो कौन सी स्टेज में करेगा? पूर्व पारंपरिक नैतिकता अवस्था में करेगा। 4 से 10 साल के बीच में बच्चा सजा से बचने के लिए काम करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कोलबर्ग की, आप चैनल पर जाकर डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है,
डेवलपमेंट का क्या कोई भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, अंतर संबंध का सिद्धांत, इंटर रिलेशन प्रिंसिपल बिल्कुल है ना। जब भी हमारा विकास होता है तो हमारा विकास क्या करता है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ का विकास हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना। भिन्नता का सिद्धांत, हर एक आदमी का अलग अलग विकास होता है, ठीक है। सबका अपना शरीर होता है, सबका अपना अलग अलग विकास होता है, सबका अलग अलग, हर एक जो इंडिविजुअल है उसका अलग अलग डेवलपमेंट होता है। थर्ड क्या, पृथक्करण का सिद्धांत, ये कोई सिद्धांत नहीं था। फोर्थ है दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, ऐसे था ना स्पाइनल, ऐसे हमारा विकास होता है, एक दिशा में हमारा विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डिटेल से विकास के बारे में पढ़ना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो ईजिली मिल जाए। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट इज इनकरेक्ट, कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। आपके पास क्या एक साइड मूल प्रवृत्ति दी हुई है और एक साइड आपके संवेग दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है प्लायन, ठीक है। ये जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत था, पहली बात तो किन्होंने दिया था, अपने मैकडूगल जी ने दिया था, है ना। किन्होंने दिया था, अपने मैकडूगल जी ने दिया था। मैकडूगल जी ने कितने संवेग दिए थे, अपने 14 संवेग दिए थे। तो मैकडूगल जी ने क्या कहा था कि जो हमारा प्लायन मूल प्रवृत्ति है, प्लायन का मतलब होता है हम किसी चीज़ से बचेंगे, एस्केप होंगे, भागेंगे। जब भी हमें किसी चीज़ से डर लगता है, मान लो बच्चा किसी चीज़ से डरता है, बिल्ली से, कुत्ते से, किसी भी चीज़ से जब डरता है तो क्या करता है, प्लायन करता है, भागता है ना वहाँ से। तो ये वाला पेयर तो क्या है, बिल्कुल ही ठीक है ना। भय जो होता है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, प्लायन है। नेक्स्ट देखते हैं, अपकर्षण, क्रोध। देखिए, अपकर्षण, क्रोध, क्रोध जब हमें आता है, जब हम गुस्से में होते हैं, एंगर में होते हैं, तो हमारी क्या होती है, लड़ाई होती है ना। कॉम्बैट, क्या होता है, कॉम्बैट, या हिंदी में इसको बोलते हैं युत्सा। क्या बोलते हैं, युत्सा, है ना। तो ये क्रोध का हमारा यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मूल प्रवृत्ति युत्सा, है ना, इधर कॉम्बैट आना चाहिए था। तो हमारे यहाँ पर ये क्या हो गया, रोंग हो गया, है ना, ये वाला। थर्ड देखते हैं, जिज्ञासा, आश्चर्य, ये बिल्कुल सही है। जब हमें किसी चीज़ की क्या है, अगर हम कोई चीज़ हैरान करती है, वंडर करती है, आश्चर्य में डालती है, तो हम उसके बारे में क्या है, और जिज्ञासा हमारी बढ़ती है और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, अपील, विषाद, डिस्ट्रेस, अपील, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, जो मैच नहीं हो रहा है पेयर में, वो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। और ये मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं डिटेल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन क्या होता है, गर्ल्स होता है। क्या पढ़ाया टीचर ने कि गर्ल का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन बनाते हैं, तो बताइए उनमें अधिगम का कौन सा हस्तांतरण हुआ है, ठीक है। देखिए, हमें पता है जो गर्ल का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, गर्ल्स होता है, ऐसा लगता है ना इसके पीछे। लेकिन जो वुमेन का जो प्लूरल होता है वो एस ना लग के वो क्या होता है, ई लगता है इधर, है ना, वुमेन में। लेकिन बच्चे ने क्या सीख लिया कि वुमेन का भी क्या है, गर्ल्स की तरह प्लूरल क्या होएगा, वुमेन्स ही होएगा। तो ये तो क्या हो गई, गलत चीज़ सीख ली ना बच्चे ने। तो जब हमारा एक जगह पर सीखा हुआ ज्ञान, एक जगह पर सीखा हुआ हमारा अधिगम दूसरे सीखने में बाधा उत्पन्न करे, वहाँ पर कौन सा हमारा अधिगम होता है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। क्योंकि बच्चे ने गर्ल का गर्ल तो सीख लिया, गर्ल्स सीख लिया है, लेकिन वुमेन का भी साथ में गर्ल सीख लिया, क्या, वुमेन्स, ठीक है। जबकि उसका आना था WOMEN, है ना, वुमेन। तो यहाँ पर पहला सीखा हुआ ज्ञान दूसरे ज्ञान में क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, गलत सिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा अधिगम का स्थानांतरण हुआ है, नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 16th क्वेश्चन देखिए, बच्चे में जो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, उसका विकास की किस आयाम से संबंधित है। देखो,
कोई भी इंसान है, अगर वो क्रिएटिविटी कर रहा है, आप खुद से सोचिए, अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो आप वो क्रिएटिव काम कैसे करोगे? अपने माइंड से करोगे, ठीक है, या अपने शरीर से करोगे, या समाज से करोगे, या नैतिकता से करोगे। तो वो क्या होगा? आपका मानसिकता से रिलेटेड होगा ना, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, उसी हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी होगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। जो क्रिएटिविटी होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है? आपकी मानसिक योग्यता के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन देखिए। पहली बात तो जो व्यक्तित्व मापन यानी कि जो पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए जो हमारी प्रक्षेपी तकनीक होती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक, है ना, वो कौन सी होती है? प्रक्षेपी तकनीक हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, अचेतन मन को, अनकॉन्शियस जो माइंड हमारा होता है, अचेतन जो हमारा मन होता है, उसको नापने के लिए हमारी प्रक्षेपी तकनीक यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी होती है प्रक्षेपी तकनीक में हमारी, जैसे रोरसा स्याही धब्बा, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था ना रोरसा स्याही धब्बा का, कि भाई कितने सफ़ेद होते हैं कितने वो, तो वो भी क्या प्रक्षेपी तकनीक है एक तरीके से ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रक्षेपी तकनीक वे हैं कि वे तकनीक जिनसे हम अपने अचेतन मन का पता लगा सकें या किसी अन्य के अचेतन मन का पता लगा सकें। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, पहला है खेल एवं ड्रामा, ठीक है। सेकंड है इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू में हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे और अगला पहले से ही प्रिपेयर होकर आता है इंटरव्यू के लिए, तो वैसे ही वो आंसर देता है। तो इससे हमें बिल्कुल क्या है, उसका प्रक्षेपी, उसके अचेतन मन का पता नहीं लगता है, बल्कि उसके चेतन मन का जो हमारे सामने है वैसे ही पता लगता है। आत्मकथा में भी हमारे उसके अनकॉन्शियस माइंड का पता नहीं लगता। आत्मकथा में वो वही बात बताता है जो उसको पता है या जो उसके साथ घटित है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला है अवलोकन, ऑब्जर्व करके भी हम किसी के अचेतन मन का पता नहीं लगा सकते। अचेतन मन यानी कि जो उसके अंदर की बात है बिल्कुल, ठीक है ना, अचेतन जो अनकॉन्शियस है बिल्कुल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, खेल एवं ड्रामा। जब बच्चा खेलेगा या कोई ड्रामा वगैरह करेगा, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें बच्चे को भी पता नहीं होता, लेकिन वहाँ पर जब हम उनकी एक्टिविटी देखते हैं तो हमें उनके अनकॉन्शियस माइंड का पता लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है। देखिए बुद्धि को मापने के लिए, इंटेलिजेंस को मापने के लिए हमने पढ़े थे अल्फा और बीटा क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं जिनसे हम अपनी बुद्धि को मेजर करते हैं ना, मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मेजर करते हैं। तो बताइए जो ये अल्फा परीक्षण है, अल्फा जो टेस्ट था, ये किस प्रकार का टेस्ट था? शाब्दिक समूह परीक्षण का, अशाब्दिक समूह परीक्षण का, शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण का और अशाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण का। तो जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण है वो क्या था? शाब्दिक समूह परीक्षण का एक तरीके से क्या था, परीक्षण था। ठीक है, ये बिल्कुल सारा डिटेल से मैंने समझा रखा है। अल्फा बीटा ये जो बुद्धि वाले टॉपिक है ना, उनमें अच्छे से डिटेल से समझा रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगमकर्ता यानी कि जो सीखने वाला है उसकी अभिवर्ती यानी कि उसके एटीट्यूड, अभिरुचि यानी कि उसके इंटरेस्ट, उपलब्धि यानी कि जो उसकी अचीवमेंट है, एवं अधिगम शैली यानी कि जो पढ़ने का तरीका है ना, उन सब में क्या डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है? 4 आपके पास ऑप्शन है, सामाजिक विभिन्नताएं, अधिगम विभिन्नताएं, संवेगात्मक विभिन्नताएं या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसका आंसर होगा अपना व्यक्तिगत विभिन्नताएं। देखिए हर एक आदमी क्या है, दूसरे से अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ही हर एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या है, इंटरेस्ट, कोई अचीवमेंट या पढ़ने का तरीका, हर चीज़ क्या होती है, अलग होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, एक छोटी बच्ची है, एक छोटी बालिका प्रतिदिन क्या करती है, अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती हैं। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह क्या कहलाता है? देखिए कोई छोटी बच्ची है, वो क्या अपनी गुड़िया के कपड़े चेंज करती है, तो इसका मतलब क्या है, वो उस गुड़िया को क्या समझ रही है कि जिंदा है, इसके अंदर भी जान है हमारी तरह, है ना, सजीव है ये गुड़िया भी। तो पियाजे जी ने अगर कोई बच्चा किसी भी निर्जीव चीज़ को भी अगर सजीव समझता है तो उसको क्या बोला है, एक तरीके से जीववाद बोला है ना, इस प्रक्रिया का एक स्पेशल नाम दिया पियाजे जी ने, क्या, जीववाद। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट व्यवहारवाद नहीं होगा, रचनावाद नहीं होगा, मानववाद नहीं होगा, क्या होगा इसका, जीववाद इसका आंसर हो जाएगा। एनिमलिज्म है ना, एनिमिज्म क्या होता है कि कोई भी अगर
निर्जीव चीज़ है उसको भी बच्चा क्या है, छोटा बच्चा सजीव समझता है कि इसके अंदर भी जान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ना। अधिगम के कई सारे सिद्धांत है ना, तो जो अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, जो इनसाइट थ्योरी है, वो किस नाम से भी जाना जाता है। पहला रचनात्मक सिद्धांत, नहीं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जाना जाता है अपना गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से। क्यों जाना जाता है ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था, है ना। तो इसलिए इनसाइट थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है। देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। ब्रूनर ने क्या है, अपने सिद्धांत को क्या 3 हिस्सों में बांटा था ना। कौन कौन से? एक तो सैक्रियात्मक, एक दृश्य प्रतिमा, एक सांकेतिक, है ना। इनएक्टिव, आइकनिक और सिंबॉलिक। और ये जो आपका आंकिक है, ये इन्होंने कोई भी आंकिक के बारे में, न्यूमरिक के बारे में कोई भी बात नहीं की हुई है। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड। इसमें इसकी चिंतन की विधि नहीं है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की चिंतन की विधि कौन सी नहीं है? आंकिक। ये बाकी तीनों विधि हैं। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल से ब्रूनर का देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल्ड अगर आपको समझना है तो। अगला देखते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन का जो व्यक्तित्व है, यानी कि जो मोहन की जो पर्सनैलिटी है एवं बुद्धि लब्धि और जो IQ है वो सोहन से क्या है, अलग है। तो इस भिन्नता को क्या कहते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो जो मोहन का जो पर्सनैलिटी वो दूसरे से भिन्न है, वो क्यों है? क्योंकि देखो, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताएं बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका वैसे तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। देखिए, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन आगे भी देखिए अपेक्षित भिन्नताएं, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्सपेक्टेड, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, देखो इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को ना, कि इंटर और इंट्रा। देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो इंटर इंडिविजुअल है ना, इंटर में एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न होगा, ठीक है। ये दो, मान लो 2 आदमी हैं, ये एक दूसरे से भिन्न होंगे, अपनी रुचियों में, क्षमताओं में, हर एक चीज़ में क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे। लेकिन जहाँ पर आपका आ गया ना इंट्रावर्ड, ठीक है, ये वर्ड देख रहे हो ना, अंतर्व्यक्तिक, या फिर इंग्लिश में बोलो इंट्रा, ठीक है। क्या आ गया आपका? इंट्रा, यानी कि वो हमारे अंदर ही क्या है, हमारी एक योग्यता दूसरी योग्यता से भिन्न, हमारे खुद की, एक आदमी के अंदर, इसमें 2 आदमी नहीं होंगे, इसमें एक आदमी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो संगीत में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हो सकता है वो पढ़ने में अच्छा ना हो, ठीक है। तो संगीत की रुचि और पढ़ने की रुचि अलग अलग होगी ना। तो इंट्रा में होगा एक आदमी की अपने ही योग्यताओं में अंतर होना, खुद के ही योग्यताओं में अंतर होना, ठीक है। यह हो सकता है एक जो आदमी है वो डांस करने में बहुत अच्छा हो, ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लेकिन म्यूजिक में अच्छा ना हो, तो ये भी हो सकता है। तो इंट्रा का मतलब होता है इंट्रा यानी कि खुद से एक ही आदमी के अंदर भी जो अलग अलग क्षमताएं हैं उनमें क्या है, डिफरेंस होना। और इंटर देखिए, इंटर INTER, जहाँ पर इंट्रोवर्ट आ जाए तो उसमें होंगे 2 आदमी एक दूसरे से भिन्न होंगे, और इंट्रा में एक ही आदमी के अंदर की जो योग्यताएं हैं एक दूसरे से भिन्न होंगी। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना, ठीक है। टॉरेंस ने अपना क्या क्रिएटिविटी टेस्ट बनाया था ना, तो उन्होंने क्या बहुत सारी उसकी विशेषताएं बताई थी। तो इनमें से बताओ कौन सी उसकी विशेषता नहीं थी टॉरेंस के जो क्रिएटिविटी टेस्ट था। पहला है आपका असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, यानी कि अनयूजुअल यूजेस रिलेटेड टास्क। देखो, ये बिल्कुल उन्होंने बोला था कि हमें कोई ऐसा काम करना है जो पहले किसी और ने नहीं कर रखा है, हमें डिफरेंट करना है, हमें साधारण नहीं करना है। जो बिल्कुल ही नॉर्मल है, साधारण, वो हमें नहीं करना, वो क्रिएटिविटी नहीं मानी जाएगी, बल्कि कुछ हमें हट के करना है, असाधारण करना है। तो ये तो आपका राइट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य, ठीक है, यानी कि क्या हमें न्यू रिलेशनशिप बनाना है, किसमें, नए कार्य में, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क, ठीक है। नए कार्य में हमें क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है, ठीक है। थर्ड है उत्पाद उन्नति संबंधी कार्य,
यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, मान लो कोई पहले से प्रोडक्ट बन भी रखा है, कोई भी चीज़ पहले से बन रखी है, हम उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात भी उन्होंने बोली थी। सोच मान लीजिए आजकल जैसे चला हुआ, मान लो आपकी बाइक है, बाइक में आपने जो टायर लगवा रखे हैं उनको मॉडिफाई जब हम करवा लेते हैं, ठीक है, बाइक तो वो सेम रहेगी लेकिन हम इसमें क्या कुछ अलग करवा ले, ठीक है, तो वो भी एक क्रिएटिविटी का ही पार्ट होगा। अगला, पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क। बिल्कुल ये बात भी इन्होंने हमारे टॉरेंस जी ने कही है। तो आपका ये फर्स्ट भी हो गया कि हमें असाधारण उपयोग, कोई हमें नॉर्मल टास्क नहीं, हमें अनयूजुअल टास्क करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम इसमें अनुमान भी लगा सकते हैं, पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। तो इसमें जो नहीं बता रखा है उन्होंने, वो बता रखा है आपका ये सेकंड वाला, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क। ये उन्होंने कहीं पे भी अपने टेस्ट में जिक्र नहीं किया। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आपका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं। देखिए सहकारी अधिगम क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में हम क्या करते हैं, बच्चों का एक ग्रुप सा बना देते हैं, जैसे 5-6 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। इसमें बच्चे क्या है, एक दूसरे से पूछ के करेंगे, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे की लर्निंग में सहायता करेंगे, ठीक है, पढ़ने लिखने में क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। बच्चे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो जाएंगे। हर एक बच्चे की एक अलग अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाएगी कि भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, नहीं वाले पे हमें टिक करना है। पहला आपका ऑप्शन है बड़ा समूह। देखिए सहकारी अधिगम में ना कभी भी बड़ा समूह नहीं होता है, इसमें 5-6 बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, 4-5 हो जाए, 5-6, ठीक है। तो इसमें बड़ा समूह तो नहीं होता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया रोंग। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों की अंतःक्रिया। बिल्कुल बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखेंगे, एक दूसरे पर क्या होंगे, डिपेंड भी होंगे, अन्योन्याश्रिता होगी बच्चों की, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, है ना। व्यक्ति क्या है, हर एक बच्चे की अलग अलग व्यक्ति की जिम्मेदारी भी होगी और पूरी ग्रुप की भी जिम्मेदारी होगी, तो ये भी होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट आपका ये रोंग आंसर है, बड़ा समूह नहीं होता है सहकारी अधिगम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण। देखिए बालक अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CAT, ठीक है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है आपको पता हो, जो टैट होते हैं, कैट होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो टैट और एक ये हमने पढ़ा भी कैट। ये दोनों टेस्ट हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कैट जो हमारा टेस्ट है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ये हमारा दिया था, किन्होंने दिया था, ब्लैक ने दिया था, है ना। ये मैंने ट्रिक से याद भी करवा रखा आपको कि अगर TAT आ जाए ना, टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट अगर आ जाए, जब आपका टैट आता है आप एक तरीके से ये बोलने लग जाते हो ना कि टैट मरे कैट ब्लैक। मैंने आपको ट्रिक से बताया था, टैट तो हमारा किसने किया था, मुरे, यानी कि जिसको मैंने बोला था टैट आते बच्चे क्या करते हैं कि अब तो मर गए भाई, इतना मुश्किल टेस्ट आता है ना, टैट मरे। और कैट, कैट क्या होती है अपनी, ब्लैक होती है ना मोस्टली, तो इससे रिलेट करके मैंने आपको समझा रखा है ना। तो ये देखिए यहाँ पर चाइल्ड एप्रिसिएशन परीक्षण यानी कि कैट, कैट किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है और किन्होंने दे रखा है, ये ब्लैक ने दे रखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज किसके लिए यूज होती है। 4 आपके पास ऑप्शन है, बताइए कौन से बच्चों के लिए यूज होती है, कौन से दिव्यांग बच्चों के लिए। पहली बात है जो श्रवण असमर्थ यानी कि जिनको सुनने में डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा है दृश्य असमर्थ यानी कि जिनको देखने में डिफ़िकल्टी होती है। चलन असमर्थ है यानी कि जिनको चलने में, या भाषा असमर्थ जो लैंग्वेज डिसेबल हैं, जिनको भाषा समझने में दिक्कत होती है। बताइए कौन से बच्चों के लिए ये यूज होती है। देखिए पहली बात तो ये जो साइन लैंग्वेज होती है, जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए यूज होती है, क्योंकि वो सुन नहीं सकते, तो वो लेकिन वो सुन नहीं सकते लेकिन वो देख तो सकते हैं, तो वो क्या है, साइन लैंग्वेज को समझ लेते हैं, हमारे इशारों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जो इसका सेकंड आंसर है दृश्य असमर्थ, जब बच्चा कोई देख ही नहीं सकता तो हमारे इशारों को भी थोड़ी ना देख पाएगा, तो दृश्य असमर्थ तो होगा ही नहीं, ठीक है। और जो दृश्य असमर्थ होते हैं उनके लिए एक अलग से विधि होती है, ब्रेल मेथड। थर्ड है चलन असमर्थ, बिल्कुल भी नहीं। और जो आपका ये होगा भाषा असमर्थ यानी कि लैंग्वेज डिसेबल, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। बल्कि जो हमारी साइन लैंग्वेज होती है वो हमारी किसके लिए होती है, जिनको सुनने में दिक्कत होती है उन बच्चों के लिए हमारी साइन लैंग्वेज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखते हैं, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा
दिया गया है। ठीक है, तो बताइए 4 आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए जो समूह कारक सिद्धांत है वो हमारा किन्होंने दिया था, हमने ट्रिक से याद भी किया था कि क्या था, समूह क्या था, थ्रस्टी था, है ना। समूह क्या था, थ्रस्टी था। तो देखिए थ्रस्टी था तो यानी कि थ्रस्टन, है ना। आपको अगर नहीं आ रहा है ये बुद्धि वाला टॉपिक तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और विद ट्रिक्स चैनल पर है ये वाली वीडियो ना, बुद्धि से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बुद्धि का जो टॉपिक है, समूह कारक सिद्धांत, ये सारे क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समूह क्या था, थ्रस्टी था, तो यानी कि थ्रस्टन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बेसल आयु के मापन से संबंधित है। जो बेसल है, BASAL, बेसल एज जो है, देखिए आप लोगों ने क्या है, मेंटल एज पढ़ी होगी ना। आप लोग को बेसल एज नहीं पता होगा, लेकिन मेंटल एज तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो मेंटल एज है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसल एज बोलते हैं, बेसल आयु बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके मापन के लिए से संबंधित है, ये हमारे किसके अभिरुचि से नहीं, ये बुद्धि के मापन से क्या है, रिलेटेड है। हमने निकालना भी सीखा था। ठीक है, बच्चे की मेंटल एज क्या होती है ना, हमने पढ़ा भी था। IQ निकालने के फॉर्मूले में हमने पढ़ा था IQ = MA/CA × 100। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है आप चैनल पर जाकर देख लें ये वाली वीडियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, बेसल का मतलब है मेंटल एज। ठीक है, और ये मेंटल एज हमारी किससे संबंधित है, बुद्धि से है। अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया है एक, डिस्ग्राफिया कौन सी अक्षमता है, कौन सी डिसेबिलिटी है, ये लेखन से संबंधित डिसेबिलिटी है ना। इसमें बच्चे को क्या है, लिखने में दिक्कत होती है। तो ये आपका हो जाएगा इसका सेकंड आंसर।